स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं, यहाँ पे जीएस और तथा हिंदी जो कि पीवाईक्यू होते हैं वही सब कराई जाती है। जो कि यूपी प्लस की में होते हैं, यूपी प्लस स्टेट हो गया, बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। बाकी यूपी पीसीएस है, रेलवे है, एसएससी है, पुलिस है। इनमें जो भी सब में आए हुए क्वेश्चन होते हैं इनमें सब में शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या की जाती है। ये नहीं टिक लगवाया आगे चल दिए। प्रत्येक दिन क्लास होती है जिसका आप लोग रोज आनंद ले सकते हैं। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, प्लस इतना रिवीजन करवा देंगे कि आपको याद भी हो जाएंगे। और जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उन्हें भी, और जो ट्रेंडिंग में होता है उसको शामिल भी किया जाता है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सब्सक्राइबर भी बढ़े और हम लोगों को आनंद भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए। आपको बता दें कि शुरुआत में जीके जीएस करेंगे, उसके बाद हिंदी करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है। बताइए कि संसद का अंग कौन सा नहीं है। देखिए, संसद किस किस से मिलकर बनी होती है। संसद, पहले बात कर लेते हैं संसद की। संसद देखो, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, और राष्ट्रपति। ये इसके मेन 3 अंग हैं संसद के। 1, 2, 3। अच्छा, संसद संसद के ये तो 3 हो गए। अब संसद कितने नंबर अनुच्छेद में है। 79 नंबर अनुच्छेद में संसद है, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा कितने कितने हैं। देखिए, एक होता है सरला, आप लोगों ने सुना होगा, सरला। सरला का अनुच्छेद क्या है, देखो, 7 से संसद हो गया, 79, 80, 81। 7 से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। संसद हो गई आपकी 79 नंबर में, राज्यसभा हो गई 80 नंबर पे, लोकसभा हो गई 81 नंबर पे। तो लोकसभा कितने पे है, लोकसभा है आपकी 81 नंबर पे, ठीक। राज्यसभा कितने पे है, राज्यसभा 80 नंबर पे। अब बचा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52। ये तो हो गए इसके अनुच्छेद, ठीक। अच्छा, अगर बात कर लें कि लोकसभा के सदस्यों की एज कितनी टाइम होती है, लोकसभा के सदस्यों की एज कितनी होती है, इसकी होती है 85 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष। और देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी एज होती 35 साल, ठीक है। अगर बात कर लें स्थानीय निकाय, तो पंचायत चुनाव होते हैं, इसके लिए एज कितनी होती है, उम्र, इनके लिए उम्र होती है 21 वर्ष। इनके लिए उम्र होती है 21 वर्ष, ठीक। अच्छा, बताइए कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 12, ठीक। कौन कौन से ये क्षेत्र के होंगे जिनका मनोनयन करेगा राष्ट्रपति, किस क्षेत्र के होंगे। किस क्षेत्रों से, देखो, साहित्य से होंगे, समाज सेवा से होंगे, और कला से होंगे, और विज्ञान से होंगे। तो इन क्षेत्रों से, टोटल 5 क्षेत्रों से होंगे जिनका राष्ट्रपति मनोनयन करता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, क्या आंसर था। देखिए क्या पूछ रहा था इसमें,
निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है। तो संसद कितने अंगों से मिलकर है बनी है? संसद कुल 3 अंगों से मिलकर बनी है, ये वाले 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी। प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या होता है? देखिए, जिसमें विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों हो। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो कितने राज्यों में टोटल द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? एक ट्रिक है इसकी, तू भी मजा कर। ठीक, देखो, तू से टी से हो गया तेलंगाना, टी से हो गया तेलंगाना, ठीक। यू से हो गया उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, यू से हो गया उत्तर प्रदेश। बी से हो गया बिहार, बी एच से बिहार हो गया, बी एच आई से बिहार हो गया। ठीक, एम से हो गया महाराष्ट्र, ठीक। जे पहले जम्मू कश्मीर था जो कि अब नहीं रह गया, इसको काट दीजिए। ए से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब के आर से हो गया आपका कर्नाटक, कर्नाटक को यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कर्नाटक। ठीक, तो टोटल टोटल कितने हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 हो गए। ठीक, अच्छा, अब इसमें किसमें नहीं है? देखो, तेलंगाना में है, ठीक, तेलंगाना में तो है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, गुजरात में नहीं है। तो आपका आंसर सही ये हो गया। ठीक, सही आंसर गुजरात हो गया, क्योंकि गुजरात में नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश में सीटों का बताइए, किस कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सीटें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इनमें सीटें बताइए कितनी कहाँ है? देखो, लोकसभा में कितनी है? 80। राज्यसभा में कितनी है? 31। विधानसभा में कितनी है? 403। कितनी है? 403। पहले एक मनोनीत होती थी एंग्लो इंडियन की, वो हट गई, अब 403 बची। और विधान परिषद में कितनी है? विधान परिषद में 100। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सब लोगों के समझ में आ रहा होगा। शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जानते थे? शिवाजी के महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद किस नाम से होती है? अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज या नवरत्न? बताइए। देखिए, नवरत्न किसके शासनकाल में होते थे? ये तो हो गए अकबर, अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे। ठीक, अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे?
अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ठीक, कृष्णदेव राय। अब अभी कृष्णदेव राय के बारे में और कुछ बताऊंगा। आंसर आपका क्या है? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान होते थे इनके महाराज महाराजा शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे, जिसमें पेशवा का पद, पेशवा कौन होता था? एक सेकेंड, पेशवा कौन होता था? ये होता था प्रधानमंत्री, ठीक, पेशवा प्रधानमंत्री होता था। और सुमंत किसे कहते थे? ये किसे कहते थे? ये विदेश मंत्री को कहते थे, विदेश मंत्री, ठीक, विदेश मंत्री को कहते थे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। कृष्णदेव राय किस शासन काल, इन कहाँ के शासक थे? ये कृष्णदेव राय शासक कहाँ के थे? कहाँ के शासक थे ये? कहाँ के शासक थे? शासक गलत लिख गया है, शासक। कहाँ के शासक थे ये? किस वंश के थे? कहाँ के शासक थे, किस वंश के थे? इनकी पुस्तक का नाम क्या था और पुस्तक की भाषा क्या थी? इतना और बताइए। देखिए, शासक तो ये विजयनगर के थे। विजयनगर के। वंश क्या था? तुलुग। पुस्तक का नाम था इनकी आमुक्त मालदा। आमुक्त मालदा। आमुक्त मालदा इनकी पुस्तक का नाम था। ये किस भाषा में थी? ये तेलुगु भाषा में थी, ठीक, तेलुगु भाषा में थी आमुक्त मालदा इनकी, ठीक। ये रहा। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव, जयदेव के, बाल गंगाधर तिलक, या एनी बेसेंट, या ईश्वरचंद? देखिए, इसका सही आंसर है जयदेव, सभी लोग जानते होंगे, याद करते हैं। अच्छा, अब बताइए कि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक, देखो, एक तो इनकी थी गीता रहस्य, सभी महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। गीता, गीता रहस्य हो गई, ठीक। एक केसरी हो गई, गीता रहस्य के बाद, और एक केसरी हो गई, एक मराठा हो गई, ठीक। तीन इनकी पुस्तकें होंगी। एनी बेसेंट की पुस्तक कौन सी थी? एनी बेसेंट की पुस्तक बताइए। कॉमनवेल्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कॉमन वेल, ये तो हो गई इनकी। और ये आ गए भाई ईश्वर चंद्र, ईश्वर चंद्र की बताइए आप लोग। ईश्वर चंद्र की थी सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? फ्रांस मार्टिन, रिसलू, या कोलबर्ट? तो इसका आंसर सही होगा कोलबर्ट। आए हुए क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, सभी को ध्यान करते चाहिए। कोलबर्ट कौन था? ये लुइस
14वां का वित्त मंत्री था। इसी ने राय दी थी कि भारत में हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। और ये फ्रांसीसी कंपनी प्राइवेट थी या सरकारी, अगर पूछ लिया जाए तो ये सरकारी कंपनी थी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी थी, वो प्राइवेट थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, बताइए। चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम, मुंबई या कोलकाता। देखिए इसका सही आंसर है कोलकाता बंदरगाह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का है। अब इसका नया नाम चेंज होकर क्या हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बंदरगाह को हम लोग पत्तनम के नाम से बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये चेन्नई बंदरगाह के सामने जो है ये क्या है, इसके बारे में एक और पॉइंट है। ये मानव निर्मित बंदरगाह है, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम को मानव निर्मित भी कहते हैं। ठीक, कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी पूछा गया है। आंसर आपका ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया था। देखिए पहली बात, पुर्तगाली भारत कब आए थे, शुरुआत में देखिए इनके बारे में, ये सबसे पहले आए थे, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। एक तो पॉइंट ए आप लोग याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले। पुर्तगाली भारत में कब आए थे, 1498 में। कहाँ पहुंचे थे, कालीकट। कालीकट समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों के। कालीकट ये कहाँ है, केरल में था। इसमें कालीकट का नाम आप लोग दूसरा एक कोझिकोड हो गया। ठीक है, 1498 में कालीकट में आया। इनका किसने स्वागत किया था, जमोरिन ने। जितने भी पॉइंट लिख रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। ठीक, अच्छा और इसका अधिग्रहण पुर्तगालियों ने कब किया था, गोवा का। ये तो सबसे पहले भारत आने वाले हैं 1498 में। अब भारत का अधिग्रहण कब किया था, गोवा का अधिग्रहण कब किया था, गोवा को अधिकृत कब किया था पुर्तगालियों ने, ये किया था 1510 में। ठीक, चलिए नया पेज लेते हैं। 1510 में इसे अधिग्रहण किया था। अब फिर भारत अपना 1947 में आजादी हो गया, सबको ही पता है। 1947 में आजाद हो गया। फिर उसके बाद भी नहीं गया तो 1961 में ऑपरेशन चला, कौन सा, ऑपरेशन चला, कौन सा, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाकर इनको भगा दिया, किसने, भारतीय सेना ने, आर्मी ने। ठीक, अब तब 1961 में गोवा को क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बनाया। फिर उसके बाद 56वां संविधान संशोधन किया 1987 में। इसको राज्य बना दिया, गोवा को राज्य बना लिया। ठीक, गोवा को राज्य बना लिया। अच्छा बताइए कि भारत में फ्रांस का वास्तविक, इसका पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था,
वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? एक बताइए इसको। इस पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? और गोवा को राजधानी किसने बनाया था? गोवा को राजधानी किसने बनाया था? किस पुर्तगाली ने? ये बताइए। देखो, वास्तविक संस्थापक इसका था अल्बुकर्क। 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 ठीक। पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा। और गोवा को राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुना ने। नीनो डी कुना ने। ठीक। इतने हो गए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस वर्ष भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को मुक्त कराया था? तो इसको मुक्त कब कराया था? 1961 में। किससे? ऑपरेशन विजय से। अब 1987 में क्या हुआ? इसको स्टेट बना दिया था। ठीक। आंसर आपका ये है। आगे का क्वेश्चन देखिए, संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? संभल की जामा मस्जिद। देखिए, जामा मस्जिद दो है, एक संभल है, संभल की जामा मस्जिद है, एक दिल्ली की जामा मस्जिद है, दोनों को बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं, संभल की जामा मस्जिद बनवाई किसने थी? हुमायूं या बाबर ने या अकबर या जहांगीर, किसने बनवाई थी? देखिए, इसकी इसको बनवाया था हुमायूं ने। आंसर तो आपका ये सही हो गया। ठीक। हुमायूं ने बनवाया था। अब बात करते हैं कि बाबर ने क्या बनवाया था। बाबर ने बनवाया था, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हुमायूं ने नहीं। किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। आंसर इसका बाबर है। बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई थी। हुमायूं ने क्या बनवाया था? हुमायूं ने क्या बनवाया था? हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना की थी। दीन पनाह। ठीक। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने जहांगीरी महल बनवाई थी। जहांगीरी महल। और जहांगीर ने क्या किया था? अकबर का मकबरा पूरा करवाया था। अकबर का मकबरा पूर्ण करवाया था। किसने? जहांगीर ने। अब बात कर लेते हैं इनके सबके मकबरा कहाँ कहाँ है। मकबरा सबके कहाँ कहाँ है? देखो, मकबरा की बात करते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बताइए आप लोग। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हो गया। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा है काबुल में। और अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा शाहदरा में। ये तो हो गए मकबरा। ठीक। और बाबर का मकबरा? बाबर का काबुल हो ही गया। ठीक। अच्छा, मैंने बताया था संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई? बाबर ने। और एक दिल्ली की जामा मस्जिद है, वो किसने बनवाई? दिल्ली की जामा मस्जिद, वो किसने बनवाई? वो बनवाई थी शाहजहां ने। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा।
आगरा का ताजमहल। ठीक, चलिए आगे बताइए, बढ़ते हैं हम लोग। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल नहीं बनवाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल नहीं बनवाया? देखिए, अकबर के फतेहपुर सीकरी में महल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, जोधाबाई महल अकबर फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई महल। ठीक, पंचमहल यही है। जोधाबाई महल हो गया, पंचमहल हो गया। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, बीरबल की कोठी फतेहपुर सीकरी में है। और दीवाने आम यही है। दीवान ए आम। और एक दीवाने खास। दीवान ए खास यहीं पे है। तो देखो, जोधा भाई तो है, पंचमहल भी है, इबादत खाना भी है। अकबरी महल कहाँ? ये नहीं है। अकबरी महल कहाँ है? अकबरी महल है कहाँ, बताइए? अकबरी महल है आगरा में। ठीक, अच्छा, इबादत खाना में एक और एक पॉइंट है। इबादत खाना में अकबर क्या करता था? इबादत खाना में अकबर क्या करता था, बताइए आप लोग? यहाँ पे धार्मिक विचार विमर्श करता था। धार्मिक विचार विमर्श करता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विचार विमर्श करता। ठीक, धार्मिक विचार विमर्श करता था। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ क्या क्या है। जोधाबाई महल है, जोधाबाई महल हो गया, पंचमहल हो गया, इबादत खाना हो गया, बीरबल की कोठी हो गई, दीवाने खास हो गया, दीवाने आम हो गया। ये सब फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में कब रखा गया? फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूटा जा रहा था। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। ठीक, और आगरा का किला और ताजमहल, आगरा का किला और ताजमहल 1983 में यूनेस्को में रखा गया था। ठीक, यूनेस्को में। ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, देखिए, लोक लेखा समिति की अगर हम लोग बात करते हैं पहले, इसमें टोटल होते हैं सदस्य कितने? 22, जिसमें 15 प्लस 7, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, 15 हो गए इसमें और 7 हो गए इसमें। ठीक, और इसका अध्यक्ष की बात कर लें अगर लोक लेखा समिति की, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं वेणुगोपाल। वेणुगोपाल है अध्यक्ष। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? जो भी सीएजी रिपोर्ट बनाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी रिपोर्ट बनाता है, उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। जांच, क्या करती है? जांच करती है। जो भी इसमें पैसा इन्होंने दिखाया सही खर्च हुआ है कि नहीं खर्च हुआ है। अच्छा, सीएजी की बात कर लें, ये सीएजी किस अनुच्छेद में है? सीएजी अनुच्छेद में है 48, 148। ठीक, अच्छा, इसका आंसर तो हो गया, आपने देख ही लिया होगा कि 22। 25 क्या है इसमें? 25 का क्या है? 25 बताइए।
भारत में कुल हाई कोर्ट हैं, 25 कुल हाई कोर्ट हैं। 25वां कौन सा है? अमरावती। ठीक। अब बात हो गई 30। 30 क्या है? 30 का आगे देखते हैं, 30 और 43। देखिए 30 क्या है? 30 है प्राक्कलन समिति के मेंबर। प्राक्कलन समिति में सभी मेंबर कहाँ से होते हैं? ये सबके सब लोकसभा से होते हैं। 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। ठीक। 30 मेंबर होते हैं लोकसभा से। इनका कार्य क्या होता है प्राक्कलन समिति का? अच्छा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है इसमें? इसके अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल। कार्य क्या होता है प्राक्कलन समिति का? कार्य क्या होता है? जो भी मिनिस्ट्री में, जो भी मिनिस्ट्री में और सरकारी विभागों में, सरकारी विभागों में धन खर्च होता है उसकी जांच करना, उसकी जांच करना। तो कुल मिला के देखो, प्राक्कलन समिति का भी धन की जांच करना होता है, लोक लेखा समिति का भी धन की जांच करना होता है। मगर क्या है, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, और प्राक्कलन समिति में 30 और लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति सीएजी जो रिपोर्ट बनाता है उसकी जांच करते हैं सीएजी द्वारा। और इसमें जो मंत्री मंत्री और बाकी सरकारी विभाग में जो खर्चा होता है उसकी जांच करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोगों की जीएस यहाँ पे खत्म होती है। हिंदी देखते हैं। हिंदी में भी देखिए सभी पीवाईक्यू हुई हम लोगों ने शामिल किए हैं। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंडली छंद में कितने चरण होते हैं? 5, 6, 7, 8। बताइए कितने चरण होते हैं? कुंडली में कितने चरण होते हैं बताइए आप लोग। कुंडली में टोटल चरण होते हैं 6, यानी कि 6। अच्छा, अब आप लोग बताइए, कुंडली, एक कुंडली होता है और दूसरा छप्पे होता है। इसमें ये कैसे बनती है, क्या 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 इसमें शामिल होता है? देखो, कुंडली में क्या क्या होता है? दोहा प्लस रोला। छप्पे में क्या क्या होता है? रोला प्लस उल्लाला। ठीक। छप्पर रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है। और कुंडली दोहा प्लस रोला से। अब कुंडली में कुल 6 चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका उच्चारण स्थान तालु से है? तालु से। देखिए, चा वर्ग, का, गा या ता। देखिए, ता वर्ग जो भी होता है, ता वर्ग का होता है ता था दा धा ना, ये सभी दंते होते हैं, ये सभी दांते होते हैं। ठीक। और जो का वर्ग होता है, का खा गा गा, ये सभी कंठ होते हैं, ये सभी कंठ होते हैं। ठीक। और ये भी कंठ है। चा वर्ग है, चा छा जा झा या, ये सभी तालु होते हैं। तो आंसर आपका यही होगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है? खराब होना, अधिक प्यारा होना, देखने योग्य ना होना, देखने योग्य होना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। बहुत प्यारा होना, अधिक प्यारा होना, नाक का बाल होना। ठीक। हाथों हाथ में कौन सा समास है? देखिए, जब भी कोई दो शब्द बार दोहराए जाते हैं, जब भी कोई दो शब्द, कोई शब्द या कोई दो शब्द दोहराए जाए, तो वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व, ऐसे द्वंद्व लिखते हैं। ठीक। ये गलत है, द्वंद्व। जैसे रातों रात,
बातों बात, हाथों हाथ, इनमें सब में द्वंद्व समास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसकी गोद में कुत्ता है, इसमें कारक कौन सा है? गोद में कुत्ता है, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? देखिए संप्रदान कारक के लिए क्या होता है? के लिए लगा होता है। कर्म के साथ को आता है, करण के साथ से आता है, अधिकरण के साथ में और पर आता है। तो यहाँ पे में लगा हुआ है, तो आपका आंसर ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर किसे कहते हैं? पेट को। लंबा है उधर जिसका, जिसका उधर लंबा है उसे क्या कहते हैं? उन्हें उन्हें हम लोग कहते हैं गणेश जी। गणेश जी। जब भी किसी तीसरे का भाव निकले तो उसमें बहुब्रीहि समास हमेशा लगाएंगे। जैसे लंबोदर हो गया, पीताम्बर हो गया, पीताम्बर विष्णु जी को कहते हैं। इस तरीके के लोगों को, मतलब इस तरीके से हम लोग, ये समास है यहाँ पे, समास। ठीक, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्यय भाव एक प्रदव्य हो, जमा यथा, प्रति, या, इस तरीके से आ जाए। कर्मधारय में एक विशेषण और विशेष हो, इस तरीके के कर्मधारय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन सा है? डा ढा या रालाबा या रा? इनमें से कोई वाले बताइए। देखिए डा और ढा ये उत्क्षिप्त या द्विगुण है। या रालाबा क्या है? या रालाबा अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। रा कैसा है? रा लुंठित है, लुंठित, जो जीभ के अगली भाग से इसका उच्चारण होता है उसे लुंठित कहते हैं। ठीक, चलिए, बाकी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। आप आप लोगों से विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हम लोगों की फैमिली बढ़े, ताकि इसी तरीके के आप लोगों के साथ क्लास लाते रहेंगे।